अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, शहर कराची, वो कराची जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, लेकिन बदकिस्मती से आज टूटी फूटी सड़कें, बद इंतज़ामी, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल। लेकिन ये वो शहर है, सवाल ये पैदा होता है कि यही शहर है जिसने कमा कर दिया, जिसने ख़जाने भरे, जिसने सियासतदान बनाए और उनको ऐवानों तक इख्तिदार दिया और ऐवानों तक पहुँचाया। लेकिन अगर बात हम करते हैं यहाँ के स्टेक होल्डर्स की, एमक्यूएम से बात की जाती है तो वो ये कहती है कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं, और पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो कहते हैं हम तो काम कर रहे हैं। विफाक कहता है कि हम जो है फंड्स भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर अगर हम कराची शहर के ऊपर अपनी नज़र दौड़ाते हैं तो ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम रोज़ घरों से बाहर निकलते हैं, सड़कों का क्या हाल है, नालों पे कब्जे हैं, उस पे कब्ज़ा किसने करवाया, फ़ंड्स कहाँ गए, 300 अरब हो या 3000 अरब, ये फ़ंड्स कहाँ गए। आज इसी पे बात करेंगे। और आज मुझे मेरे शो में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत ने जो है ज्वाइन किया है, जिनका अंदाज़ गुफ्तगू बड़ा ज़बरदस्त, जिनके अगर हम कराची शहर की बात करें तो कराची शहर के ऊपर उनकी बड़ी गहरी जो है वो निगाह रही है, और कराची शहर के जो तज़ादात हैं या जो यहाँ पे बदइंतज़ामी है उसके ऊपर भी उनकी बड़ी गहरी निगाह है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब की। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और बड़े तवील अरसे के बाद बिलाखिर आज मैंने आपको पकड़ ही लिया अपने शो में। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप ठीक है सना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर ज़ाहिर है जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, और आप लोग एमक्यूएम पाकिस्तान ये वो जमात है जो कि कराची की बिलखुसूस स्टेक होल्डर्स रहे हैं आप लोग। सर लेकिन आज जो कराची का हाल है, बड़ा दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है सर, इस शहर कायद को देखते हुए, इस शहर को देखते हुए जो कि आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो कमा कर दे रहा है, ठीक है, लेकिन रिटर्न में उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। तमाम जमातें जो है वो ये कहती हैं कि जी कराची को ओन कर रही होती हैं, लेकिन वो सही से डिलीवर नहीं कर पा रही। क्या कहेंगे सर? बेटा, मैं मुकम्मल तौर पर आपसे इत्तेफाक करता हूँ। कराची उरूसुल बलाद था। बेटा, कराची की आबादी लगभग 4 करोड़ है, दिखाई 2 करोड़ जाती है इस बहस से कतई नज़र। 4 करोड़ के इस शहर का जो हाल है और जो तबाही है वो बेवजह नहीं है। ट्रू। इतने बड़े शहर इतनी आसानी से तबाह नहीं होते। इनको तबाह करने के लिए बड़ी मेहनत की जाती है। जिस तरीके से आप एक शहर को डेवलप करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए मेहनत करते हैं, इसी तरह शहर को तबाह करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, मलियामेट करने के लिए कुछ जहन बैठते हैं, वो उसके ब्लूप्रिंट्स तैयार करते हैं, डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन पर सालों की इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसके बाद शहर जाकर तबाह होता है। कराची एक दिन में तबाह नहीं हुआ। कुछ यकीनन ऐसे लोग बैठे होंगे कहीं कि जिन्होंने बाय डिज़ाइन कराची को तबाह करने की प्लानिंग की होगी। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह नहीं है कि अहले कराची परेशान है, उसकी वजह नहीं है कि 4 करोड़ अवाम परेशान है। कराची पाकिस्तान की इक्तिसादी शहरग है। बिल्कुल ऐसा है। अगर कराची खुदा न खास्ता 70 कुरान दरमियान अगर कराची की ये जो कैपेसिटी है कि वो पाकिस्तान के बजट का या टोटल एक्सपेंडिचर का 70% शेयर करता है, अगर ये कम हो जाए तो इसका बराह रास्त नुकसान कराची को और बिल वास्ता नुकसान पूरे पाकिस्तान को है। exactly. तो अगर पिछले 20 वर्षों में कराची को बाय डिजाइन तबाह किया जाता रहा है। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जैसे आप कह भी रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश के तहत कराची को तबाह किया है, इतना तो बड़ा शहर इतनी आसानी से तो सर तो वो कौन लोग हैं, कौन चाहता है कराची को तबाह करना? तो कौन कर रहा है? हमारे तमाम वफाकी इदारों को
जो इस बात पर मामूर हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को देखें कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एपिसेंटर है कराची, उसको तबाह करने के पीछे कौन कौन कहाँ से बैठकर क्या क्या साजिशें कर रहे हैं। क्योंकि कराची जिस जुबू हाली का शिकार है, कराची की सड़कें बर्बाद हैं, कराची का ट्रांसपोर्ट बर्बाद है, कराची की सेहत बर्बाद है, कराची की तालीम बर्बाद है, कराची में रोजगार नहीं है, कराची में पीने का पानी नहीं है, कराची की इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रही हैं, बल्कि यहाँ से कैपिटल शिफ्ट हो रहा है। एग्जैक्टली। तो अगर ये सब हो रहा है और मुसलसल हुए चला जा रहा है, जो यहाँ के ज़हीन बच्चे हैं वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में बराह रास्त इसका असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है, पाकिस्तान की मईशत पर पड़ रहा है। जाहिर है हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम ये प्रोब कर सकें कि इसके पीछे कौन से अनासर हैं, मगर जिनके पास इख्तियार है उनको ये सोचना पड़ेगा, इस साजिश को बेनकाब भी करना पड़ेगा। हैदर भाई, ये इख्तियारात की जंग खत्म कब होगी? क्योंकि आप लोगों से बात की जाए तो आप कहते हैं कि इख्तियारात नहीं है। MKM हमेशा इस बात का गिला करती नजर आई कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। गुज़िश्ता 18 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली वो 18 साल से जो है इस गवर्नमेंट का हिस्सा है। उनसे बात की जाए तो वो तो ये कहते हैं कि जी हम तो डिलीवर कर रहे हैं, तभी तो 18 साल से हमें लोग जो है वोट दे रहे हैं, हम वोट से जीत कर इक़्तिदार में पहुंच रहे हैं। लेकिन सर आवाम का जो है ना, इसके बिल्कुल बरक्स जो है अब सवाल है कि भाई हम वोट दे रहे हैं, आपको भी वोट देते हैं, आप लोग भी वफाक का हिस्सा हैं और फंड्स आप लोगों के हाथ से गुजर के आते हैं सर, लेकिन उसके बावजूद कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब ये जो खाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, ये खाली वादों से कुछ नहीं होने वाला सर, बस हो गई ये लोगों की। अब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ आपकी विसातत से अवाम की खिदमत में कि सिंध में 1854 का बल्दियाती निज़ाम नाफिज है। कब का? 1854 आज 2025 है, पौने 200 साल पुराना। हमें आज़ादी मिल गई थी 1947 में। एग्जैक्टली। और बल्दियाती निज़ाम यहाँ पर राइज है 1854। 2013 तक यहाँ पर 2013 का बल्दियाती निज़ाम नाफिज था। किसने इसको अंडू किया और किसने वापस नाफिजुल अमल किया? हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत से बाहर आए 2012 में और एक हफ्ते बाद यहाँ का बल्दियाती कानून तब्दील हो गया। सारे इख्तियारात सूबे के CM के पास चले गए। SBCA हो, KDA हो, वाटर बोर्ड हो, आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, यानी चीफ सैनिटेशन ऑफिसर वजीर आला साहब खुद हैं। चीफ सैनिटेशन ऑफिसर यानी जो कराची की सफाई का जिम्मेदार है बराह रास्त वजीर आला साहब। तो जब आप 2025 में 1854 का बल्दियाती निज़ाम नाफिजुल अमल रखेंगे तो यही सूरत हाल होगी। और फिर दूसरी बात तो सर आप लोगों ने इसके ऊपर कोई मतलब असेंबली के अंदर, असेंबली फ्लोर पे आप लोगों ने इसके ऊपर आप लोग कोई चेंजिंग की बात कर हम तो सर आप लोग तो कराची को आपने एक अरसे तक बल्दियात आप लोगों के पास भी था। जब हाँ मैं बताता हूँ आपको, जब हमारे पास बल्दियात थी तो मिसाल के तौर पर वफाक से सिंध के पास 100 रुपए आते थे मिसाल के तौर पर। उस 100 रुपए में से हमारे दौर तक 49 रुपए हर शहर की बल्दियात को जाते थे। कितने? 49 यानी 49.4% टू बी वेरी प्रिसाइज बल्दियात पर खर्च होता था। आज 5.4% खर्च होता। कहाँ 49% जो हमने MQM की जब आखिरी बल्दियात रही और जो डेवलपमेंट कराची में हुआ उसका एक बड़ा रीजन ये था कि 100 रुपए अगर सिंध को मिलते थे तो उसमें 49.4 रुपए मुख्तलिफ कराची की बल्दिया को भी, हैदराबाद की बल्दिया को भी, सक्खर की बल्दिया को भी, जामशोरो की बल्दिया को भी, कश्मीर की बल्दिया को भी, तमाम को 49.4 रुपए मिलते थे। सबको मिला के या इंडिविजुअल? सबको मिलाकर।
डोंट टेल मी। अब 5.4% मिलते हैं। यानी पूरी सिंध की बल्दियात में अगर वफाक से 100 रुपए आते हैं तो बल्दियात पर खर्च होने वाला अमाउंट 5.4%। चलिए, हम तो बहुत बुरे लोग थे, हमने तो कभी काम ही नहीं किया। अब तो 20 साल से हुक्मरान आप हैं बिला शिरकत गैरे। अब तो मेयर भी आपका है, आप वफाक में भी हुक्मरान हैं, आप सूबे में भी हुक्मरान हैं, आप बल्दियात सर में लेकिन भी आप हुक्मरान ठीक है, गुज़िश्ता 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मेयर भी उनका है, लेकिन सर एक वक्त था कि जाहिर सी बात है आप खुद भी शहर कराची पे आप लोग हुक्मरानी करते रहे हैं और तमाम निज़ाम आपके हाथ में था। तो सर उस वक्त जब कराची पर आपने बिला शिराकत गैर हुक्मरानी की है। तो उस ज़माने में तो सर ये सारे जो मामला थे शहर के ज़ख्म क्यों नहीं भरे आपने? मतलब सिर्फ दूसरों पर इल्ज़ाम क्यों सर? नहीं, इल्ज़ाम की बात नहीं है बेटे। अब तो तुम कराची में किसी भी मोटरसाइकिल सवार से माइक लेकर निकल जाओ, ये मशरक सेंटर के सामने इस सड़क पर आ जाओ, स्टेडियम रोड के ऊपर, और पूछो कि आपकी कमर का क्या हाल है। वो कहेगा L4 और L5 मेरा जवाब दे चुका है। कराची की कोई सड़क ऐसी नहीं है, पहले सड़कों में कहीं कहीं गड्ढे होते थे, सब तो गढ़ों में सड़क है, के बीच में कहीं कहीं सड़क है। एग्जैक्टली, अग्रीड। कोई मुझे इस शहर में नहीं दिखा सकता कि 1 किलोमीटर की पुख्ता बगैर कोई गड्ढे। यही वजह आप कराची छोड़ के इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए? नहीं, मैं तो, मेरे बीवी बच्चे तो यहीं रहते हैं ना बेटे। मैं तो आशिकी पेट नहीं भर सकती बेटा, शेर खुराक नहीं बन सकते, मुझे अपने बच्चे भी पालने हैं। अब मेरी बेटियां शादी के काबिल होने आ गई हैं, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। जाहिर है कि मुझे शुक्र है कि हर दाग है इस दिल में, बजुज दागे निदामत। वाह वाह, तो क्या बात है सर आपकी। कलामी की माजरत, यही तो सर आपकी खूबी है कि आपसे गुफ्तगू करके, चाहे वो आप पे तनकीद की जा रही हो, चाहे आपसे किसी भी मौजूद पर बात की जा रही हो, तो आपसे गुफ्तगू करने में बड़ा लुत्फ आता है, क्योंकि एक तो आपके जो अल्फाजों का, लफ्ज़ों का चुनाव है सर, वो बेहतरीन है। हेड्स ऑफ टू यू। आप कंटिन्यू कीजिए, आप कुछ कह रहे थे। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि कराची की जुबू हाली साबित करने के लिए किसी पर इल्जाम लगाना जरूरी नहीं है। ठीक। कराची का जो हाल है किसी भी सब्जेक्ट पर हो, वो बजाते खुद एक कड़ी तनकीद है हुक्मरानों पर। अगर मैं ना भी कहूं तो कराची की सड़कें बोल रही हैं, कराची का बर्बाद पानी का निज़ाम बोल रहा है, कराची का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चीख रहा है, यहाँ का कचरा चिल्ला चिल्ला कर दुहाइयाँ दे रहा है, फरियाद कुना है पूरा कराची के आवाम। तो मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन हैदर भाई, इल्ज़ाम तो आप लोगों के ऊपर है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने में, ये मैं नहीं कह रही, जो इल्ज़ामात आप लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं कि इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेयर साहब ने खुद कहा, मुर्तज़ा वहाब साहब ने, कि जी जो नालों के ऊपर जो तजावुज़ात हैं वो आप लोगों के आशीर्वाद से कायम हुए। वो ये कहते हैं कि हम अगर कोर्ट में जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, तो वो तो कहते हैं कि आप लोगों ने स्टे लिया हुआ है। देखिए बेटा, मैं आपसे अर्ज करूं कि कराची में बेशुमार तजावुज़ात हमने साफ किए। मैं मिसाल देता हूं आपको। लियारी एक्सप्रेसवे जो बना, हमारे दौर में बना, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का प्रोजेक्ट था, जो बाद में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हैंड ओवर किया गया। उसमें ये जो गुजर नाले पे जो पूरी हाईवे बनी हुई है, इसको हमने बनाया। उस पर बेहिसाब तजावुज़ात थी, गैर कानूनी। हमने मार पीट करके लोगों को घसीट घसीट के घरों से नहीं निकाला। तहेसे टाउन के बराबर में खुदा की बस्ती के नजदीक जी लियारी सेटलमेंट हाउसिंग सोसाइटी बनाई, लोगों को वहां पर प्लॉट दिए और 50-50 हज़ार रुपए उस वक्त में तामीर का खर्चा दिया और कहा कि आप गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें यहाँ पर तरक्याती काम करना है, आप उठ के वहां चले जाइए। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस है कि जब कहीं तजावुज़ात होते हैं तो उसका पहले हथौड़े मारकर नहीं गिरा देते, एग्जैक्टली, उनको रीसेटल किया जाता है। एक मुतबादिल उनके लिए पहले कोई ठिकाना। अगर न्यू कराची के नालों की फरियाद है, आप उनको रीसेटल कर दें, ऑल्टरनेट दे दें, वहां सेटल। अगर आप सिर्फ ये करेंगे कि आप ताकत से बुलडोज करेंगे, तो हम ताकत से बुलडोज करने के खिलाफ हैं, रीसेटल करने के खिलाफ नहीं।
हम भी ये कहते हैं कि जो हमने लियारी सेटलमेंट में किया था भाई, वहां पर लियारी नदी के साथ अक्सरियत से मुहाजिर आबादी तो नहीं थी ना, तमाम ही जबानें बोलने वाले थे। अब भी आप जाकर देख लीजिए, उस आबादी में मैंने खुद अपने जो फंड मुझे इस्लामाबाद से मिला था, तरक्याती स्कीमें मिली थी, मैंने एक स्कूल बनाया उस आबादी में उन बच्चों के लिए जो शायद मुहाजिर बच्चे ना हो मगर कराची के बच्चे तो कराची के हैं। बच्चे तो हैं। तो मैंने वहां पर खुद स्कूल जाकर बनाया, अपने हाथों से उसका इफ्तिताह किया। तो अगर आपको न्यू कराची पर इतनी परेशानी है तो हुजूर जो एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है आप अडॉप्ट करें, जो हमने आपके सामने की थी, और उनको रीसेटल कर दें, खत्म झगड़ा। मगर आपको ताकत दिखानी है, आपको बुलडोजर लेकर चढ़ाई करनी है, आपको उनको गिरा देना है, मिसमार करना है, बर्बाद करना है। ये हुक्मरानी का रवैया नहीं है, ये फैसिलिटेशन नहीं है, ये ताकत का अंधा इस्तेमाल है जो किसी को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जो है जारी है, और हमारे मेहमान, बहुत खुसूसी मेहमान जिनके साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो रहा है, हैदर बासरिजी साहब। लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है, और इस वक्त जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे मेहमान हैं हैदर बासरिजी, उनसे कराची के हालो अहवाल पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इख्तियारात की जंग और कौन कराची का जो है नक्शा दोबारा से बेहतरी की तरफ ले जाएगा, इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा हैदर भाई, ये बताइए कि मुत्तहदा जो है वो शहरी नुमाइंदगी का उन्होंने ही नारा दिया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ख़ुद शहरी तबका जो है वो बड़ा बदजन है, वो क्या वजह है? देखिए, जो सूरत हाल है उसमें अवाम के साथ हमेशा बड़ा जुल्म ये रहा कि अवाम जिसको वोट देते हैं उसको इख्तियार नहीं मिलता, और जिसको वोट नहीं देते कुल इख्तियार उसके पास चला जाता है। अब पीपल्स पार्टी का जो शेयर रहा है पिछले 50 सालों में कराची हैदराबाद में, ज़रा उसको कैलकुलेट करें कि क्या शेयर है उनका, डेमोक्रेटिक शेयर, कितने वोट मिले उनको पिछले 50 सालों में। MQM का कैलकुलेट कर लीजिए, MQM को कितना इख्तियार मिला और पीपल्स पार्टी को कितना इख्तियार। तो अवाम के वोट ज़ाया ही हो रहे हैं। अच्छा चलिए, अवाम ने एक तजुर्बा और भी किया, अवाम ने तजुर्बा किया PTI के लिए वोट करने का, और MQM से छीन कर 10 नशिस्तें जो हैं 2018 में PTI को दे भी दी गई। मगर वो एक और बड़ा अजाब अहले कराची ने देखा कि जिन वजीर आजम साहब को उन्होंने वोट दिए वो एक रात भी कराची में न रुक सके। 164 अरब रुपए के पैकेज का अनाउंस किया, 1 अरब रुपया भी नहीं मिला। 4 साल हुक्मरान रहे, कोई एक बड़ा छोड़िए छोटा मंसूबा भी PTI की मरहून मिन्नत कराची को नसीब नहीं हुआ। MQM को 12 बार मुसलसल वोट किया, ये सारे मसाइल रहे। उसके बाद PTI को वोट करके देख लिया। अवाम का एतबार इस इलेक्शनरिंग के निज़ाम से उठ रहा है, और अब लोगों का मुतालबा ये है कि सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में अब नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। बिल्कुल बनने चाहिए, क्योंकि पिछले, अगर मैं 15 वर्षों की आपको नंबर बताऊं, वफाक से सूबे को मिले हैं 22,000 अरब। 22,000 अरब, ओके। जरा कोशिश कीजिएगा कि आप अपने फोन पर इतने सारे जीरो लगा के देखें, देखिए क्या जवाब देता है आपको आपका कैलकुलेटर। वो एरर दे देगा। एग्जैक्टली 22,000 अरब। सर कहाँ गए वो 22,000 अरब? यही मेरा सवाल है। कराची में तो नजर नहीं आ रहे, उसके कराची इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या, नजर नहीं आ रहे। आप कश्मीर की बात कीजिए, आप लड़काना की बात कीजिए, आप नवाबशाह की बात कीजिए, आप रत्तो डेरो की बात कीजिए, आप शिकारपुर की बात कीजिए, आप सागर की बात कीजिए, मीरपुर खास की बात कीजिए, हैदराबाद की बात कीजिए, टंडोलायार की, टंडोजाम की बात कीजिए, बदीन की बात कीजिए, सक्कर की बात, कहीं तो लगते कहीं ये कहां गया 22,000 अरब? तो सर इस
इसकी मतलब जवाबदेही कौन देगा? सर आप लोग से पूछो, आप लोग भी बोलते हैं कि भाई इतना पैसा आया, लेकिन वो कहाँ गया? पीपल्स पार्टी कहते हैं कि भाई वो ही अभी पंजाब से अभी उनका झगड़ा चल रहा था कि हमें पैसे नहीं दिए गए। आपसे कि ये तो कागजों में मौजूद है ना, रिसीवेबल्स है 22,000 अरब रुपए के। अब वो कहाँ लगे हैं 22,000 अरब रुपए, कहाँ गए? सर आपने इतने, मैं सिर्फ शहर कराची वाले, आपने कहाँ तक के आपने सब जगह के आपने नाम गिनवा दिए। जो हक है, हक कराची का जो हक है, सिर्फ 2 करोड़ के लगभग आबादी का, अगर हम 2 करोड़ आबादी मान लें, जो हम नहीं मानते, हम 4 करोड़ मानते हैं, 2 करोड़ आबादी की बुनियाद पर एनएफसी से जो हमारा हक है 37% का, वो है 3,400 अरब रुपया सालाना। 3,400 अरब रुपए सालाना जी, ये कराची को मिलने चाहिए। सर बात फिर हैदराबाई बात फिर वही आ जाती है कि इतने अरबों रुपए मिल रहे हैं, वो रुपया कहाँ मिल रहे हैं, किसको मिल रहे हैं? तो वही तो पूछ रहे हैं कि किसको मिल रहा है। बजट आता है, लेने वाले भी आप, खर्च करने वाले भी आप, तो खर्च कहाँ हो रहा है? दिखाने वाले भी आप और खा जाने वाले भी आप। तो कोई हवस की हद होगी, यही मेरा रोना भी है। मैं भी इसी कराची का शहरी हूं, मैं किसी महले 2 महलों में नहीं रहता। गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी पर मेरी एक आम आदमी की रिहाइश है। मैं भी इसी यूनिवर्सिटी रोज से रोज गुजरता हूं। मेरे पीछे कोई स्क्वाड्स नहीं होते जो टीटा टीटा करते चल रहे हों। मुझे उसी भीड़ में अटके रहना पड़ता है। सर एक दौर में तो आपके पीछे भी चलते थे बेटे, मगर टीटा टीटा करते कोई नहीं दिखा सकता, इसलिए कि वो मेरा प्रोटोकॉल नहीं था, मेरी सिक्योरिटी थी। मुझ पर 5 कातलाना हमले हुए बेटा जी, 5, 1-2 नहीं। और एक तो ऐसा हुआ कि मेरा छोटा भाई और हमारे 4 बच्चे गाड़ी में बैठे, मेरे 3 गनमैन पुलिस वालों को गोलियां लगी थी। ये सारी बातें रैकेट के ऊपर हैं, वीडियोस मीडिया पर मौजूद है। तो मेरी सर लेकिन वो एक अलग ही करेला भी था और नीम चढ़ा भी था। लेकिन हैदराबाई इस बात से तो आप इत्तेफाक करेंगे, इस बात से तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप डिफर करेंगे कि सर एक दौर तो था आप लोगों का ना, एक जो औरा था आप लोगों का, लेकिन वो आज औरा थोड़ा सा अब काफी हद तक मुझे लगता है कि वो जो यहाँ से यहाँ आ गया है, उसकी वजह क्या है? लोगों का एतमाद आप लोगों पे छूट गया है, आप लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो क्या ये कह रीजन रहा है हूं कि अवाम का एतमाद हम पर से नहीं, इस इंतखाबी तरीक़ेकार पर और इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमतों पर और उनके तर्ज अमल पर से। लेकिन हैदर भाई, जो आप लोगों के एमक्यूएम के मैं कराची शहर की बात करूं तो लातादाद ऐसे इलाके हैं जो आप लोगों का गढ़ समझा जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे तो आप लोग ज़ाहिर है वोट आप लोगों को पड़ रहे हैं, आप लोग जीत रहे हैं, वो सीट्स निकाल रहे हैं, तो वो जो वहाँ के अवाम है क्यों आपको वोट दे के बिठाते हैं? इसीलिए ना कि आप उनके मसाइल हल करेंगे। लेकिन सर वही वाली बात है कि आप ही की पॉलिटिकल पार्टी के कई जो है वज़रा, और अभी अली खुर्शीदी साहब भी मेरे शो में आए थे पिछले दिनों, तो सर हमने देखा है कि आप लोग फ्लोर के ऊपर, असेंबली के फ्लोर पे आप लोग जो है एहतजाज भी रिकॉर्ड कराते हैं, कराची के मसाइल को उजागर भी करते हैं, उनका मुकदमा भी लड़ते हैं। लेकिन सर अब बात उससे बहुत आगे जा चुकी है। ये वादे, ये दावे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये एहतजाज रिकॉर्ड कराना, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा फिर कब मिलेगा? आपके चलिए, हालांकि एंकर आप हैं, मैं तो आपका जवाबदार हूँ, मगर ऐसे ही आज थोड़ा सा उलट कर लेता। आप मुझे बताइए क्या तरीका इख्तियार किया जाए? नहीं तो सर आप मिसाल के ठीक है, चलिए ये सारा मुझे पता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली, उजागर कर लिया, असेंबली में तकरीरें कर ली, सूबाई असेंबली में अच्छा आप क्या करें? सर एक बताती हूँ, आप सर देखें ये काम मेरा बताने का है नहीं, क्योंकि आप लोग हैं, लेकिन मैं तो आप अवाम भी तो है ना, अवाम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अब जैसे आपका कोई नॉर्थ नाज़िमाबाद ले लेते हैं जो कि एमक्यूएम का गढ़ समझा जाता है, अब वहाँ पे पानी का मसला है, एक्सरसाइज जो भी मसाइल हैं, अब अवाम तो आप ही लोगों की तरफ देखेगी ना, क्योंकि आपको ही वोट दिया है, आपसे ही बोलेगी कि भाई हमारे क्यों। आप देखें इलेक्शन जब हो रहे होते हैं, कैंपेन्स चल रही होती हैं और बड़ा वो कॉर्नर मीटिंग्स हो रही होती हैं, बड़े सभी मोटिवेट हुए होते हैं बड़े, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। लेकिन इलेक्शन हो गए, इलेक्शन हो गए, नताइज आ गए, सीट्स मिल गई, फिर अवाम कौन करें? नहीं चलिए, मैं सर विफाक में भी तो आप लोग हैं ना सर, हम मसला हल करवाएं। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, अभी मिसाल दे देता हूँ, हाथ के हाथ 20 अरब रुपए बमुश्किल ऊंट के मुंह में जीरा लाने की कोशिश की। कराची से हर बरस
3,500 अरब रुपए वफाक टैक्स की मद में ले जाता है, और हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, ले जाना चाहिए। हम टैक्स प्रोड्यूस इसलिए करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में तकसीम हो। उसके एवज में ऊंट के मुंह में जीरा, कितना? 20 अरब रुपए, 3,500 अरब का कंट्रीब्यूशन, और रिटर्न में- 20 अरब रुपए का रिटर्न। जरा तो हैदर अच्छा भाई- वो सुन तो लीजिए ना बेटा, मुकम्मल नहीं हुई बात। जी जी वो 20 अरब रुपए लाने की कोशिश की, सिंध हुकूमत ऐसे खड़े हो, ये जो वफाकी इदारा है या यहाँ कराची में सड़कें नहीं बनाएगा इस 20 अरब रुपए से। अरे भाई 20 अरब रुपए हैं ही क्या? क्या है 20 अरब उस पे रुपए? तो अग्री नहीं होना चाहिए था। सिर्फ नाल, असल में वफाक ये कहता है कि सारा पैसा डेवलपमेंट का हम पास ऑन करते हैं, और वो ठीक कहते हैं कि हम पास ऑन करते हैं सिंध गवर्नमेंट को, और वो ठीक कहते हैं। ओके, कम पैसा है जो उनकी तरफ से 100 अरब रुपया साल का वफाक को देना चाहिए कराची को, जो नहीं मिलता। वजह? मगर बेटे उसकी वजह यह है कि बाकी मांदा पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, सिंध हुकूमत को जो एनएफसी से जो पैसा मिलता है, मैंने अभी आपसे अर्ज की ना, 15 सालों में, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, कि 15 सालों में कराची को 3,500 अरब रुपए मिलना चाहिए था, जो कराची का हक था, मिनिमम, बेयर मिनिमम। वो नहीं दिया गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि 49.4% बल्दियाती तरक्याती प्रोग्रामों के लिए दिया जाता था, वो घटकर सिंध हुकूमत ने पिछले 18 सालों में उसको 5.4% कर दिया। तो अब मुझे बताइए कि वो कराची जो 3,500 अरब रुपए हर साल नेशनल एक्सचेकर में दे रहा है, उसको रिटर्न में मिल रहा है जी 60 अरब रुपए, 70 अरब रुपए। उसमें से आधे पैसे तनख्वाहों में जाते हैं मुलाजमीन की। ट्रू। अब कौन क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा? 30 अरब रुपए कराची की तरक्कियात पर अगर सालाना खर्च होंगे तो क्या तामीर हो सकता है? और तामीर के नाम पे जो कुछ तामीर होता है कराची में, अगली बारिश में बह जाता है। शाहराह भुट्टो की मिसाल आपके सामने है। बिल्कुल। वो जो एक कनाल बनाई थी, उस कनाल की मिसाल आपके सामने, बारिश का पानी आया, कनाल भी बह गई। अच्छा, शाहराह भुट्टो बह गई। अब आपने इसका जिक्र छेड़ ही दिया है तो ठीक है, वजह फरमा रहे हैं और इससे अग्री करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सबने देखा कि क्या हाल हुआ। जो बारिश हुई और वो बमुश्किल 40, जो मेयर साहब ने कहा था कि 40 से 44 जो है 40 mm जो है पानी बर्दाश्त है। सर मिलीमीटर। अच्छा, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आप लोग अक्सर आपकी पार्टी जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर की बात करती है। इसमें मैं हर दफ़ा ये कहती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ्लाईओवर्स बने, अंडर पासेस बने, बड़ी डेवलपमेंट हुई थी। लेकिन सर वो आप लोग क्या, ये खाली आप लोगों का क्रेडिट तो नहीं है, वो तो मुशर्रफ साहब हैं, उनका रोड मैप था, उन्होंने जो है इसमें तो कराची कोई में, शक ही नहीं। हाँ, तो उसमें तो सर उस वक्त जब आप लोगों के पास इख्तियारात थे, उस वक्त आपको चीजें मिल रही थी, तो सर उस वक्त हमने आप इसको डेवलप किया। सर डेवलप तो किया, लेकिन कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने भी उस वक्त नहीं बेटर तौर पे बनाया। अगर उस वक्त आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छे तरीके से डिजाइन करके उसको मैकेनिज्म बना के अगर आप लोग कर देते तो शायद आज वो इतने मुश्किलात नहीं होती, क्योंकि उसका कराची क्रेडिट। की सड़कें खुद ही रही हैं 1.5 बरस उस दौर में। पूछोगे भाई ये क्या हो रहा है, मुस्तफा से पूछते थे कि मुस्तफा यार ये सड़क खुदी पड़ी है, क्यों खुदी हुई है? अरे भाई पहले इसके नीचे सीवरेज लाइन बिछा लें, क्योंकि ये सूएज लाइन उस वक्त की है जब इस इलाके की आबादी मिसाल के तौर पर 100 लोगों की थी। अब इसी इलाके में 500 लोग आबाद हैं, तो गटर उबलने लगते हैं। तो लेट मी ले द सूएज लाइन फॉर 500 पीपल, मे बी फॉर 1000 पीपल नेक्स्ट 10 years टू कम, फिर मैं सड़क बनाऊंगा। तो जितना पैसा हमने कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जमीन के ऊपर खर्च किया था, उतना ही नीचे खर्च किया। मगर आज जो नीचे के डेवलपमेंट का हाल है कि करीमाबाद का जो अंडरपास साल से जू का तू पड़ा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बीआरटी के नाम पर जो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी रोड का हाल है, लोगों की कराची में मोटरसाइकिल सवारों की कमर टूट गई है, जहनी मरीज होते जा रहे हैं कराची वाले, इतनी फ्रस्ट्रेशन है।
घर से निकलते हुए खौफ आता है। इतने मोबाइल फोन छिन रहे हैं, हजारों गाड़ियां, 50,000 गाड़ियां साल में छिनती हैं, मोटर बाइक छिनती हैं। 10 अरब रुपए सालाने का तो बिजनेस है मोबाइल फोन छीनने का। और सेफ सिटी की बातें होती हैं। तो ये पैसा कहां जा रहा है? कराची को 3,500 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, तरक्कियात की मद में वो नहीं मिले, तो अब क्या करें? अच्छा हैदर भाई, ठीक है, अब जैसे कि मेयर साहब ने कहा था कि जी अभी जो बारिश की में उन्होंने कहा कि जी 40 mm बर्दाश्त करने की जरूरत। तो सर आप लोग, मतलब जैसे अभी मुस्तफा कमाल साहब की बात कर लेते हैं, फारूक सत्तार साहब की बात कर लेते हैं, अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, तो सर आप लोगों के पास वो आदाद शुमार तो उस समय मौजूद थी, बिल्कुल। तो सर आप लोगों ने क्या किया? हाँ, आप हम 2025 में हम 2025 में खड़े हैं, हाल तो वही है। बहुत शुक्रिया मेरा बेटा, जीती रहिए आप, खुश रहिए। 2007 और बल्दियात की करारदाद नंबर 312 और तारीख 15 दिसंबर 2007, MQM ने किया ये कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जायका और दीगर इंटरनेशनल इदारों की मदद से कराची का एक मास्टर प्लान तरतीब दिया, जिसमें सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, आर्किटेक्ट्स, मतलब वो कभी डॉक्यूमेंट आपकी खिदमत में पेश करूंगा मैं, आपको देखकर हैरत होगी, जिसमें बताया गया है कि कराची में होने वाली बारिश का जो औसत है वो 125 mm से 150 mm है सालाना। अब 125 mm से 150 mm सालाना की औसत 2007 में बता रहा है वो मास्टर प्लान, जिस मास्टर को प्लान को कहते हैं कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020। MQM ने इसको बनाया बहुत शदीद मेहनत से, इसको पास कराया। पास कराने के बाद ये कराची की असेंबली से पास हो गया, बल्दियाती असेंबली से। सिंध हुकूमत उसको दबा के बैठ गई, कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि 2007 में दिसंबर में पास हुआ, 2009 में बल्दियाती हुकूमत खत्म हो गई। उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मेहरबानी के उन्होंने जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम की क़यादत में एक जुडिशल वाटर कमीशन तरतीब दिया, वो कराची आया। उन्होंने मास्टर प्लान मांगा, सिंध हुकूमत ने मास्टर प्लान नहीं दिया, उनको किसी ने ये मास्टर प्लान दे दिया कि सर ये मास्टर प्लान अप्रूव्ड है। उन्होंने हुक्म दिया CM को कि जब ये 2007 में असेंबली से कराची से पास हो गया था तो ये 2018 तक नोटिफाई क्यों नहीं हुआ, कानून क्यों नहीं बना। 1 घंटे का टाइम दिया CM मुराद अली शाह को, 1 घंटे में साइन हो गया, फिर गायब हो गया। अब आकर जब मैंने अभी जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही थी सर, मतलब आप अच्छा ठीक है, पहले मुकम्मल कर ले बात। उसमें 2023 में पीपल्स पार्टी ने ये कहना शुरू किया कि जी कराची का तो कोई मास्टर प्लान ही नहीं, जबकि 2018 में 5 बरस पहले CM खुद साहब साइन करके उसको गजट कर चुके थे। अब एक कराची पर कब्जे की कोशिश, 2047 का मास्टर प्लान, आज भी कल अदालत से एक बार फिर यह फैसला आया है सिंध हाई कोर्ट से कि जितने भी स्टेक होल्डर है, सिंध हुकूमत, सारी मिनिस्ट्रीज, वफाकी हुकूमत, सारी मिनिस्ट्री, कंटोनमेंट, सारे कंटोनमेंट्स, डायरेक्टर मिलिट्री लैंड, सारे एफिडेविट पर अंडरटेकिंग दें कि MQM के बनाए हुए 2020 के मास्टर प्लान को मेनोन अमल दरामद करेंगे। तो हमने तो अपने दौर में प्लान करके कराची का एक आने वाले कराची का नक्शा मास्टर प्लान की सूरत में कराची का आर्किटेक्चरल डिजाइन बना के दे दिया था। ठीक है हैदर भाई, आपने मास्टर प्लान दे दिया, लेकिन ब्रेक्स का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन ब्रेक से वापस आके आपसे ये जरूर पूछूंगी कि ये मास्टर प्लान क्या वाकई हकीकत है या फिर एक आवाम को बेवकूफ़ बनाने या आवाम को एक लॉलीपॉप देने वाली बात है, क्योंकि आप बड़े संजीदा शख्सियत है और आपको लोग बड़ी संजीदगी से सुनते हैं, तो आप भी इस बयानिए का हिस्सा बन रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नए मास्टर प्लान की, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से दिया गया था, और
एज पर हैदर भाई के जी वो अप्रूव्ड हुआ है और कुछ अभी कोर्ट का फैसला है, तो क्या फैसला है उससे पूछ रहे थे। उससे जाने से पहले तो मैं आपसे कह रही थी सर कि वाकई ये प्लान है या कोई आप लोग फिर वही आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और वही लॉलीपॉप दे रहे हैं। मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब ये तो सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स है ना, और सिंध हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग में कोई भी वेरीफाई कर सकता है, इवन आपका कोर्ट रिपोर्टर वेरीफाई कर देगा। 2023 में पीपल्स पार्टी एक नए मास्टर प्लान के साथ सामने आई। 2018 में जिस मास्टर प्लान को साइन किया, खुद गजट किया, नोटिफाई किया, वजीर आला ने उसको रद्दी की टोकरी में डाला, एक नया मास्टर प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जी? कराची पर कब्जा, अपनी मर्जी से कमर्शलाइज करेंगे, अपनी मर्जी से रेजिडेंशियल बनाएंगे, अपनी मर्जी से हल्के बनाएंगे, अपनी मर्जी से डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, कराची में मनमानी करेंगे, अपनी मर्जी से जजीरों पर कब्जे करेंगे, अपनी मर्जी से नई नई इमारतें बनाएंगे, फिर कोई एजी मजीद बनेगा, फिर कोई, मैं क्या नाम लूं आपसे। मगर 2023 में उन्होंने अखबार में ऐड दिया, 2024 में हम कोर्ट में चले गए। हमने कहा जी, जब आपका अपना दस्तखत शुदा मास्टर प्लान 2020 मौजूद है, ये नया मास्टर प्लान क्यों बना है? हाँ, और इसके लिए आपने 4 अरब रुपए तफवीज किए हैं। इस मास्टर प्लान को जो हमने बनाया था, 14 अरब रुपए की बैनुल अक़वामी फंडिंग थी, और इसको डायरेक्टर मिलिट्री लैंड्स, कराची की तमाम कंटोनमेंट, तमाम फेडरल मिनिस्ट्रीज, तमाम सूबाई मिनिस्ट्रीज ने साइन किए थे कि हम इसके ताबे, हम इसकी मर्जी से काम करेंगे। तो बुनियादी जो मास्टर प्लान था कराची का, हम दे चुके थे, आप साइन कर चुके थे, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं अब हुआ? इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, और ये नया क्यों ला रहे हैं? Exactly. और 4 अरब रुपए इस पे क्यों लगा रहे हैं? हम कोर्ट में चले गए। कल कोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल को पाबंद किया है कि तमाम कंसर्न इदारे, चाहे वो वफाकी हों, चाहे वो सूबाई हों, या डायरेक्टर मिलिट्री लैंड्स हो, या कंटोनमेंट बोर्ड हो, उन सब के एफिडेविट पर सिग्नेचर आप सिग्नेचर करके दें हमें, और आप ये यकीन दिलाएं कोर्ट को कि आप MQM के बनाए हुए 2020 कराची स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान को मेनोअन अमल करेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी फतह है, बहुत बड़ी, क्योंकि ये वो बुनियाद है जिस पर हमने बैनुल अक़वामी फंडिंग लेकर बैनुल अक़वामी बड़ी बड़ी कंपनी से कराची को वसअत देने का मास्टर प्लान बनाया था। ठीक। और अब अगर इन्होंने ये नहीं जमा कराई, इन्होंने अंडरटेकिंग जमा नहीं कराई, ये न सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, बल्कि ये पर्जरी होगी, और पर्जरी की सजा 4 साल से लेकर 10 साल तक की है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तो 6 महीने, मगर कोई वफाकी अफसर हो या सूबाई अफसर हो, कोई भी हो, अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो 4 से 10 साल तो की सजा। नौकरी भी जाएगी, करियर भी जाएगा। और ये कोर्ट ने फैसला मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। बिल्कुल। अच्छा हैदर भाई, ठीक है, हम दुआ करते हैं कि इस पे जल्द तो जो है आपका सवाल था ना जी, कि प्रेस कॉन्फ्रेंसों से कुछ नहीं होगा, नारेबाजी से, अब हम कोर्ट्स की तरफ पिछले 2 सालों से, बेटा कोर्ट की देग जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता धीमी आंच पे पकती है, तो वो धीमी आंच पे, इतनी धीमी आंच पे ना पके, इतनी धीमी आंच पे भी ना पके कि यहाँ पे लोगों की उम्मीदें जो है वो टूट जाए। अगर फिर हम सड़कों पर आएंगे तो फिर हम पर वही लेबल लगेगा हमारे माथे पे। तो सर मैंने तो आपके वो अभी मेरे शो में आए थे आमिर सिद्दीकी साहब, आपके जो MP हैं आपकी पार्टी के, मैंने उनसे कहा सर आप लोग जो है, ठीक है, आप, उन्होंने भी कोर्ट में पिटीशन दायर की है ये के इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट, ठीक है, और दीगर जो मामला उन्होंने उसमें भी पिटीशन जो है फाइल की है कोर्ट में, जो ये ट्रैफिक चालान का सिलसिला शुरू हुआ कि जी आप बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है लेकिन आप दे कुछ नहीं रहे, सिर्फ आवाम से ले रहे हैं। लेकिन सर सवाल फिर वही आ जाता है कि ये पिटीशंस तो दायर की जा रही हैं, और आपने भी अभी जो कहा कि कोर्ट का फैसला भी आ गया, उम्मीद करते हैं कि इसके नताइज बहुत बेहतर तरीके से आएँ और इसका इस्तेफादा जो है पाकिस्तान कराची के शहरी उठा सकें। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये सारी चीज़ें, आप सड़कों की बात करें तो सर आप लोग तो, आपका तो ये पार्टी का बड़ा एक वही कहूँगी करिश्मा था, तो सर आवाम के लिए आ जाए सड़कों पे, क्या हुआ? ठीक, पहले अपने लिए आते थे, आज आवाम के लिए आ जाए, आवाम के हुकूक के लिए आते थे, अपने लिए से आवाम के हुकूक के लिए आ जाए सर, आवाम के हुकूक के लिए आ जाए। हमेशा आवाम के हुकूक के लिए ही एहतजाज किया है, आज भी कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे, मगर ये कि उसके
जो मैदान है वो वक्त के साथ साथ तय होते हैं। अच्छा, आप लोग कभी पार्लियामेंट में होते हैं, कभी कोर्ट्स में होते हैं, कभी सड़कों पे होते हैं। ऑप्शंस तो खुले हैं। हैदर भाई, ठीक है, ख़ता कलामी की माजरत, लेकिन आप लोग शहरी उसकी सिंध की बात करते हैं, शहरी सिंध के हुकूक की बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर जो ये टूट फूट हो रही है, तो उससे आपको नहीं लग रहा कि आप लोग का जो आवाम का जो आप लोगों के ऊपर एतमाद है वो भी थोड़ा सा शैटर्ड हो रहा है? देखिए, ये एक मुश्किल मरहला है, मैं मानता हूँ इस बात को। और अमलगमेशन जो है वो एक आसान प्रोसेस नहीं है। जिस तरीके से पीएसपी जम हुई एमक्यूएम में और फिर वो रहनुमा सारे एमक्यूएम के रहनुमा हो गए। पीएसपी के जम करने की तो बात करो, उससे पहले आ जाइए ना, पहले तो पीएसपी बन गई, आप लोग अलग हो गए, इतनी धड़े बंदियां हो गई। वरना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक खासा रहा है कि उसमें ये आप लोग की धड़े बंदियां नहीं थी, लेकिन वो सब चीज़ें ज़ाहिर है आपको भी, आपके बिल में वो एकदम से पार्टी के अंदर भी धड़े बंदियां हुई। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि जो अंदर जो आप लोग के खलबली मची हुई है और जो थोड़ी बहुत टूट फूट है, तो वो ज़ाहिर है उसकी जो आवाज़ें आ रही हैं उसको आप कैसे क्लियर मैं ये करेंगे? अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे कि ये जो अमलगमेशन है, इदगाम है, ये एक आसान प्रोसेस नहीं है। इसका अपना एक डाउन टाइम है, एक कूलिंग टाइम है, ट्रू, और वो अपना वक्त लेता है। तो ये सारे प्रोसेस अगर ऑर्गेनिक हो तो ज़्यादा आसानी से निभ जाते हैं, और अगर ऑर्गेनिक ना रहने दिए जाएं तो फिर प्रोसेसेस मुश्किलात का शिकार होती हैं। तो अभी एक ऐसा वक्त है कि जिसमें मैं ये समझता हूँ कि ये अपने डाउन टाइम में है और अभी ये प्रोसेस आगे चल रहा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये प्रोसेस कितना ऑर्गेनिक रहा और कितना ऑर्गेनिक नहीं रहा। और जाहिर है कि ऐसे प्रोसेसेस में कुतबैन तो जन्म लेते हैं, और कुतबैन ने जन्म लिया है इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो हैदर भाई, आपको नहीं लगता कि एमकेएम की तकसीम ने कराची की आवाज़ को जो है वो कमज़ोर कर दिया है? देखिए, बात आपकी गलत नहीं है, मगर एमक्यूएम की मजबूती में ही अहले कराची की जो हक की आवाज़ है उसका दिफा करने की ताकत बना है। और पूरी कोशिश इसी बात की है कि चीज़ें नामियाती रहें, गैर नामियाती ना, ऑर्गेनिक रहें, एग्जैक्टली, इनऑर्गेनिक ना हो जाए। और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि चीज़ें ऑर्गेनिकली सेटल करें। अच्छा हैदर भाई, आप इस बात से कितना इत्तेफाक करेंगे, जो कराची के नौजवान हैं, स्पेशली जो यंग यूथ है, उनके अंदर जो सियासी शऊर है, वो आपको नहीं लगता कि वो काफ़ी कम होता जा रहा है, उसमें दिलचस्पी नहीं है? मेरे ख्याल से ये तो एक सिचुएशन सारी दुनिया में है, और जाहिर है पूरे पाकिस्तान में भी लोग पॉलिटिकल। अब एक ज़माना था जब हमारे दौर की सियासत थी, हम तो तलबा सियासत की पैदावार हैं, बिल्कुल, अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से निकलकर सड़कों पर आए वही हैं। कह रही हूँ सर, आज अब कोई जो है क्यों वो हैदराबाद से नहीं बनना चाहता? अब बच्चे आज कोई स्क्रीन पर हैं, अब बच्चे स्क्रीन पर हैं, और स्क्रीन पे सियासत के अलावा और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं, तो उनका वक्त ज्यादातर जो है वो वहां सर्फ हो रहा है। मगर ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली देखिए सर, आपकी पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली एवरी पार्टी नीड्स यंग यूथ। तो जब अगर उनका इंटरेस्ट ही इसमें जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो फिर आप किस तरह से लोगों को मोटिवेट करेंगे कि आप इस तरफ भी आए? तरीक़ेकार बदल गए। अब जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको सना सर, क्योंकि मैं सॉरी ख़ता कलाम से माजरत, क्योंकि सर वो दौर हमने देखा है, हम भी जब यूनिवर्सिटी में थे तो सर वो बड़ा आइडियलाइज करते थे आप जैसे लीडर्स को, आप जैसे पॉलिटिशियंस को। तो वो वक्त था कि लोग चाहते थे कि जी मुस्तफ़ा कमाल बनना चाहते थे, हैदराबाद रिजी बनना चाहते थे, फैसल सब्जारी की तरह डिबेटर बनना चाहते थे। लेकिन सर आज वो चीज़ जो है काफ़ी हमें कम और उसका फुकदान भी नज़र आता है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ज़माना बदल रहा है, मीडिया बदल रहा है। आप ज़रा सोचिए कि आपके बचपन में तमाम ही पार्टीज पाकिस्तान की इंक्लूडिंग एमक्यूएम बड़े बड़े जलसे करते थे। एग्जैक्टली। अच्छा, वो जलसे क्यों करते थे? टू मोबिलाइज पीपल, नंबर 1, टू डिलीवर अ मैसेज, नंबर 2, टू गेट द मैक्सिमम मीडिया इन देयर फेवर, नंबर 3। अब और उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च होते थे। मोबिलाइजेशन, जलसागाह का सजाना और उसमें लाइटें लगाना, आतिशबाजी का करना, जिना ग्राउंड याद है? ढोल ढमक का भी करना। जिना ग्राउंड मतलब मिसालें हैं ना
ये तारीखी मिसालें हैं जिन्हें एग्जैक्टली जस्ट टू कम्युनिकेट People. योर नैरेटिव, योर नैरेटिव, राइट। यही था ना। अब वो नैरेटिव टिकटॉक तक आ गया है, 5 सेकंड में आपका नैरेटिव बयान हो गया। अच्छा हैदर भाई, अगर हैदर अब्बास रिजवी कल को कराची के मेयर बनते हैं तो सबसे पहला फैसला क्या होगा? Implementation of the master plan, that is Karachi Strategic Development Plan 2020. ओके और इसी सवाल को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। अगर हैदर अब्बास रिजवी को कल को ये चांस मिलता है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने एक दिन के लिए, वो नाइक वाले वज़ीर आज़म बन जाए अगर एक ठीक दिन है। के लिए, तो उस 24 आवर्स में, ज़रा एक दिन में 24 घंटे हैं, तो उस 24 घंटे में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे आप वो कवानीन लागू करेंगे जो कि आपके वो एक दिन के वज़ीर आज़म बनने के बाद भी वो उस कवानीन को कोई तब्दील ना कर सके और वो कराची, बिलखुसूस कराची के हक़ में बहुत बेहतरीन हो? एक ही काम करना है और वो काम ये है कि पूरे पाकिस्तान में फौरी तौर पर इंतज़ामी बुनियादों पर नए सूबे बनाने, क्योंकि मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान की मईशत में मसला नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नेंस में मसला है। एग्जैक्टली। और गवर्नेंस में प्रॉब्लम इसलिए है, मैं आपको बताऊं सना, कि मैं गूगल कर रहा था, बल्कि वो चैट जीपीटी कर रहा था, बल्कि वो परप्लेक्सिटी को पर काम कर रहा था। मैंने परप्लेक्सिटी से पूछा कि दुनिया में कितने मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी 3 करोड़ से कम है, तो मुझे एआई ने बताया कि दुनिया में कुल 197 मुल्क हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। ओके। 2 मुल्कों की अभी तक ऑब्जर्वर स्टेटस है, और वो जो जिनके पास ऑब्जर्वर स्टेटस भी नहीं है वो कुल मिला के 237 हैं। उसमें से 100 मुल्कों की आबादी 3 करोड़ से कम है। ओके। तो आप सोचिए कि कराची की आबादी, मेरा क्लेम ये है कि 4 करोड़ है, सरकार ये कहती है, इदारा शुमारियात ये कहता है कि 2 करोड़ है, अवाम, जनाब जरदारी साहब, जनाब वजीर आला साहब, जनाब वजीर आजम साहब, हमारे फील्ड मार्शल, सब कहते हैं कि कराची 3 करोड़ से ज़्यादा है। तो दुनिया के 100 मुल्क आबादी में कराची से कम है। एग्जैक्टली। आप सोचिए कि कराची की आबादी अगर 3 करोड़ मान लें हम, जो कि 4 करोड़ है, तो सिंध की आबादी कितनी है? सिंध की आबादी 6 करोड़ है। अब दुनिया में 100 मुल्क 3 करोड़ से कम है, 6 करोड़ से कम कितने होंगे? सही बात है। अब पंजाब की आबादी 12 करोड़ है। ठीक। आप सोचिए कि दुनिया में 12 करोड़ के मुल्क नहीं है, बर्रे आजम है। बर्रे आजम है, बिल्कुल ऐसे ही है। यानी उन बर्रे आजमों में मुल्क हैं, और उन मुल्कों में सूबे या स्टेट्स हैं, और हमारे तो सूबे की जो 12 करोड़ और हमारे यहाँ एक सूबा 12 करोड़ का है, एक सूबा 6-6.5 करोड़ का है। कैसे चलेगा? तो सर ये बात तो देखिए अब आवाज़ उठ रही है, और ये पहले भी, और बिलखुसूस एमकेएम की जानिब से ये बारहा इस बात का मुतालबा किया जाता रहा है कि नए सूबों का क़याम होना चाहिए। तो सर ऑब्वियसली इससे गवर्नेंस गुड होगी, और प्लस ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है काफ़ी बेहतरी आ सकती है। तो सर व्हाई नॉट, क्यों इसके खिलाफ हैं, क्यों नए सूबों की तश्कील नहीं की जाती? हम अपने पड़ोसी मुल्क में ही देख लें, दूर जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया के कितने सूबे हैं? इंडिया में तो हर साल नया सूबे बन जाते हैं। एग्जैक्टली। तो सर मतलब व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? हमारे यहाँ लोगों को गुमान ये है कि ये जो सूबे हैं, ये सूबे नहीं हैं, मिनी कंट्रीज हैं। ये इनको जुज़्व पाकिस्तान नहीं समझता कोई जो इनका मालिक है या मालिक बन बैठा है। वो उनको जुज़्व पाकिस्तान नहीं समझता। वो ये समझता है कि हम एक इंडिपेंडेंट इकाई हैं, हमारी मिल्कियत है ये। वो वफाके पाकिस्तान की नफी करते हैं। ठीक। तो सूबे, या आप यूं समझिए कि इंतज़ामी इकाइयाँ जो हैं, वो हमारे मुल्क की गवर्नेंस को बेहतर करेंगी। और ये मैं नहीं कहता,
ये सारी दुनिया में एक्सेप्टेड मॉडल है, आपको व्हील री इन्वेंट नहीं करना है। ऑब्वियसली, मतलब वो चीज आप नहीं करने जा रहे ना जो दुनिया में एक्सेप्टेंस आप अकेले रह गए जिसने ऐसा नहीं किया अभी तक, ट्रू। सारी दुनिया कर चुकी। आपके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में 30 से ज्यादा सूबे हैं भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। हिंदुस्तान में कितने सूबे हैं, बांग्लादेश में कितने सूबे हैं? जो आपका ही हिस्सा था उस जब पाकिस्तान बना था तो 13 सूबे और रियासतें थी, 13 थे हम, 13 सूबे और रियासतें, उनको घटा के 2 किया जब 1 यूनिट बना दिया। 1 यूनिट तोड़ा तो 4 सूबे बना दिए, एक फौजी ने, एक आमर ने। ठीक। तो अगर हम अपने गवर्नेंस मॉडल को बेहतर नहीं करेंगे, बहैसियत पाकिस्तानी, जब तक हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, और हमें जरूरत है, और इसी वजह से अगर मुझे ये इख्तियार कभी मिला तो मैं जो एक फैसला करूंगा वो ये करूंगा कि पाकिस्तान के गवर्नेंस मॉडल को बेहतर बनाऊंगा, नए इंतजामी यूनिट्स बनाकर। ठीक है। अच्छा हैदर भाई, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है तो बस आपसे एक शॉर्ट लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप नेक्स्ट इलेक्शन में एमक्यूएम पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? दूसरा, इसके साथ इंटैक्ट कर रही हूँ कि यंग यूथ को आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सियासत से मायूस हो गए हैं या उनका इंटरेस्ट नहीं रहा है? सना देखिए, मैं बुनियादी कारकुन हूँ एमक्यूएम का, 40 बरस हो गए मुझे एमक्यूएम में। मेरे नज़दीक इलेक्शन मैटर नहीं करता। इलेक्शन में हार जीत, कम सीटें हो जाना, ज़्यादा सीटें हो जाना, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है मेरे लिए कि हमारे पॉलिटिकल टारगेट्स क्या हैं और वो कितना माइलस्टोन उसमें आप अचीव कर रहे हैं, कितनी मंजिलें और किस रफ्तार से, और सबसे अहम बात किस सिमत में तय कर रहे हैं। मेरे नज़दीक ये मैटर करता है। सीटें हार जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, लेकिन दोबारा जीत लेंगे, ये तो परफॉर्मेंस बेस्ड है ना। एग्जैक्टली। आप बगैर सीटों के परफॉर्म नहीं कर सकते? अभी भी तो सीटें हैं, है ना? 22 नशिस्तें हैं ना कौमी असेंबली में जी, 37 है ना सूबाई असेंबली में जी बिल्कुल है। सेनेट में भी है ना। इनका होना क्या और ना होना क्या, बात यह है कि हमारी सिमत क्या है, हम कितनी तेजी से अपनी मंजिल को तय कर रहे हैं ताकि अपने पॉलिटिकल टारगेट्स अचीव करें, हमारी सिमत का तयन क्या है, हमारा नैरेटिव क्या है, ये मेरे लिए मैटर करता है। ठीक। हमारी बका और हमारा इस्तेहकाम बहैसियत एमक्यूएम, ताकि एक मजबूत, तवाना, सेहतमंद, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान को हम अशोर कर सकें। बहुत शुक्रिया हैदर भाई आपका, आपके कीमती वक्त का, कि आप शो में अपना कीमती टाइम निकाल के लेकर आए, और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। नाज़रीन, यहाँ जो है मुझे इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये शहर कराची है और ये पाकिस्तान की शहरग है, आपका माशी हब है, इसको बचा लीजिए, क्योंकि कराची है तो पाकिस्तान है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।